अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर नवीद शहजाद लाली। आपको सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम वेलकम करते हैं। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है, फर्स्ट ईयर केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम में बेसिकली थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको कि हमारे पास फिज़िकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। फिज़िकल जिस तरीके से आप डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर है, जब वो एवेपोरेट होते हैं तो वेपर्स बन जाते हैं, उसके बाद उनका कंडेंसेशन प्रोसेस चलता है तो वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक किस्म का फिज़िकल इक्विलिब्रियम है। लेकिन हमारे पास जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमारे पास वही प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में वापस आते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होना ज़रूरी हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। हम किस बेस पे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो कौन कौन सी रीजंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए और बी है, वो प्रोडक्ट बना रहा है सी और डी। अब हमारे पास असल में जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डबल हेडेड एरो से है। रिवर्सिबल का साइन आप ज़रा देख सकते हैं आपके पास कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एक साइन यूज़ हो रहा है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ज़हन नशीन रखनी है। उसमें हमारे पास जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तो ये नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं जब वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हैं तो जैसे ही प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट करती है तो प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स भी आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट में आना शुरू होगी तो इसका मतलब कभी भी 100% रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट बेटा, नेवर गोज टू कंप्लीशन। दूसरी इसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या है कि कंटेनर जो है, जो वेसल है जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। सम टाइम आपके पास कोई गैशियस रिएक्टेंट या कोई गैशियस प्रोडक्ट होती है तो उसका वहां से एवेपोरेट होने का, वहां से लीविंग करने का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंटेनर या वेसल का क्लोज होना जरूरी है। अब इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट का आना जरूरी है। ये इसकी कंडीशंस में है, यानी कि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में आएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम कब हम कहते हैं कि अब जी केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका कंसंट्रेशन हम नहीं देखते कि जी 50-50% हो जाए, नहीं। इसमें हम असल में देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की जो स्पीड है और रिएक्शन की जो रिवर्स आने की स्पीड है उनका इक्वल होना जरूरी है। लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है बेटा वो अपोजिट होगी। इसके अलावा बोथ डायरेक्शन डेफिनेटली, एक फॉरवर्ड में जा रहा है तो दूसरी साइड से रिवर्स में आ रहा है, तो दोनों डायरेक्शंस में जाएगा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमने जनरल एक ए बी और सी डी के लिहाज से हमने देखा है। तो अब एक रिएक्शन है, हब्स प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रही है अमोनिया। तो जैसे ही अमोनिया बनना स्टार्ट होती है उसके बाद दोबारा अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है। अब रिएक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही फॉरवर्ड रिवर्स होना शुरू हो जाए। जैसे कि हमारे पास कंडीशंस हैं, टेम्परेचर 400 to 450 सेल्सियस नॉर्मली रेंज होता है, ये ऑप्टिमम कंडीशंस है जहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है। ऑप्टिमम कंडीशंस मजीद हम जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। प्रेशर इसमें हमारे पास 200 से 300 ATM के, और कैटलिस्ट भी यूज़ हो रहा है आयरन। तो ये एक जनरल सी एग्जांपल, इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स की होगी। आगे बेटा हमें वही बातें जो रिवर्सिबल के लिए डिस्कस कर दी हैं, अब वही कंडीशंस, वही पॉइंट्स, वही एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल के लिए। अब इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बन रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स के अंदर नहीं आते, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकता। इसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सिंगल एरो से ही होती है और जिसकी डायरेक्शन नॉर्मली लेफ्ट टू राइट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
रिवर्सिबल में हमने बोला है कि वो कभी भी नेवर गोज टू कंप्लीशन, बट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन। इसके अलावा आपके पास रिवर्सिबल के लिए कंडीशन क्या थी बेटा, कंटेनर क्लोज होना जरूरी है, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास कंटेनर ओपन भी हो सकता है। हाँ, अगर आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज कंटेनर के अंदर कर रहे हैं, अगर उसी कंटेनर को आप ओपन कर देते हैं तो वही रिएक्शन रिवर्सिबल के बजाय इरिवर्सिबल हो जाएगा। ओके बेटा, इस तरीके से हमने बोला कि वो बोथ डायरेक्शंस के अंदर जाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स, लेकिन इसमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, सिर्फ वन डायरेक्शन होती है। इसमें एग्जांपल है बेटा, सोडियम मेटल है वाटर के अंदर, उसके साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है अब एपोरेट कर जाएगी, वहां से लीव कर जाएगी सर पीछे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो दोबारा सोडियम या वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये बेटा हमने कुछ इक्विलिब्रियम स्टेट शो की हुई है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। तो जरा देखिएगा, इसमें हमारे पास एक डायग्राम, एक स्केच है, एक ओपन कंटेनर है, दूसरा क्लोज कंटेनर, इसमें दिखाया गया है। अब ओपन कंटेनर के अंदर आप देखें तो एरो का जो साइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ रहा, टॉप टू बॉटम नहीं आ रहा। लेकिन जो क्लोज कंटेनर अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो बेटा उसमें अपवर्ड डायरेक्शन भी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी है। अब इसी चीज को, रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेटा नॉर्मली जो इसके एक्सिस हैं, टाइम है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी होगी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि स्टार्ट के अंदर जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी वो डेफिनेटली रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं होते। इसका मतलब स्टार्ट में, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जब टाइम जीरो है, आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है। इसलिए उसका ग्राफ जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो ओरिजिन से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा, आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, इसका मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट्स बनेगी, फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसलिए आप रिएक्टेंट्स का ग्राफ देखें तो वो नीचे आ रहा है, नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स का है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पे बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स का और जो प्रोडक्ट्स के जो ग्राफ है वो एक दूसरे के पैरेलल, जैसे कि ये शो किया हुआ है। और वो टाइम जो है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का टाइम। ओके बेटा, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स शो हुए हैं तो इसकी बेस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बेटा, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस कर है, और वो बेस कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दो साइंटिस्ट थे 1864 के अंदर, CM गुल्डबर्ग एंड P वेयर, इन्होंने डिस्कशन की थी आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी वो एक्सप्लेन करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से उसको जस्टिफाई किया था। अब इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, साथ में क्या है, प्रोडक्ट्स है। जनरल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है, A और B रिएक्टेंट्स है, C और D बेटा प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो बेसिकली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जब प्रोपोर्शनैलिटी का बेटा साइन खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो अगर आप पहले के ऊपर गौर करें तो ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है। अब इसके साथ जो स्मॉल लेटर्स हैं A, B, C और D आपको नजर आ रहे हैं बेटा, ये कोफिशिएंट्स होते हैं जिनको नॉर्मली हम नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। जब भी आप कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो मैंने पहले बताया कि बेटा जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, उस वक्त क्या होता है कि बेटा आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास शो किया गया है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या है, इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है बेटा। अब इसमें आप एक तरफ क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाली इक्वेशन है, दूसरी तरफ क्या है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आ रही है, नीचे रिएक्टेंट्स, और जो कोफिशिएंट है वो पावर के अंदर चले गए। अब इसमें जो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ये बेसिकली नॉर्मली हम कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, और इसमें नॉर्मली ये एक्टिव
मैस की कंसंट्रेशन, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं और इसका ये यूनिट हम यूज़ करते हैं मोल पर डीएम क्यूब यूज़ करते हैं कि एक जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन मौजूद है। तो इसमें हमारे पास केसी का बेटा एक्सप्रेशन आगे ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, और साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो पावर के अंदर है। और जो के से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये के यूज़ होता है बेटा, ये स्मॉल लेटर नहीं यूज़ करने, कैपिटल लेटर। और जो सी है कंसंट्रेशन, नॉर्मली बच्चा यही समझता है कि ये स्मॉल सी है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कंसंट्रेशन है सी। और ये रेशियो है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। और उनके लिए जो के की वैल्यू वो नॉर्मली स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं, उसके लिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा, डिफरेंट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एक्सप्रेशन के लिए। केसी का एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपके पास अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन है और उसके यूनिट्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास वही आज जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल डिस्कस किया, बस प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये नॉर्मली गैसियस स्टेट में है, और ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बना रहे हैं, अमोनिया, और अमोनिया दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ये गैसियस फॉर्म में। तो अब ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, नीचे रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स में आप देखें बेटा, तो हमने बोला है जो कोफिशिएंट्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो एक्सपोनेंट्स में पावर के अंदर चले जाते हैं। तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो बेटा पावर में चलेगी। इस तरीके से हाइड्रोजन के 3 हैं तो वो पावर के अंदर चलेगी, एक्सपोनेंट्स में। अब हमने क्या कहा है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंसंट्रेशन, और इसके लिए जो यूनिट है बेटा वो क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। अब इसमें देखें हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का हमने यूनिट मेंशन कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए, मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर पावर आ गई। डिवीजन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर देखें मोल पर डीएम क्यूब, और हाइड्रोजन के लिए मोल पर डीएम की पावर ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, क्यूब है। अब इसमें हम इकट्ठा करें तो हमारे पास मोल -2 यानी कि इनवर्स 2 आ गया, और डीएम के साथ +6 आ गया बेटा। इस तरीके से आप यूनिट, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, एक पॉइंट है जिसकी बेस पे आप बेटा देख सकते हैं कि हम इन शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप एंटी टेस्ट दे रहे हैं जब एमडी कैट या ई कैट के स्टूडेंट्स हैं, तो उस वक्त आपको बहुत जल्दी, आपने टाइम बहुत कम होता है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है। तो वो ट्रिक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक चीज़ आपने याद रखेंगे बेटा, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल होंगे, देयर विल बी नो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल नहीं हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास मोल पर डीएम क्यूब है उसकी जो पावर है एक्सपोनेंट, उसमें डेल्टा एन लिख देना है। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एन? डेल्टा एन बेसिकली क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। किस तरीके से देखिए, आपके पास मेंशन है डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, इसका डिफरेंस है। अब यही एग्जांपल जो हमने डिस्कस की हुई है आपके पास अमोनिया की, तो अगर यहाँ पे आप पुट करें आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आप मोल पर डीएम क्यूब लिखें, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट्स के मोल्स 4 हैं, 2 - 4, आंसर -2 आया। मोल के ऊपर माइनस और डीएम क्यूब के ऊपर +6। बात समझ आ गई है? तो थैंक यू सो मच बेटा। आज की हमारी डिस्कशन यही थी जिसमें हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद हम केसी के एक्सप्रेशंस किस तरीके से नोट करते हैं, यूनिट्स कैसे फाइंड करते हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।